नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम JSSC CGL सहित स्नातक स्तरीय अन्य एग्जामिनेशन के पेपर 3 कंप्यूटर को टारगेट करते हुए कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट सीरीज अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 2 के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित वैसे 20 महत्वपूर्ण वस्तुओं इस प्रश्नोत्तर देखेंगे जो कि 2015 एवं 2016 झारखंड सचिवालय संबंधी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है। अब देखिए, हिंदी को देखकर आपको जो है घबराना नहीं है। निवेश युक्ति मीन्स होता है इनपुट डिवाइस। अगर इसी प्रकार से मैं लिख देता हूँ, निवेश युक्ति मीन्स इनपुट डिवाइस, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे इस प्रकार का शब्द दिखे कि निर्गम युक्ति, देखिए मैं लिख देता हूँ निर्गम युक्ति। अगर कहीं आपको निर्गम युक्ति लिखा दिखे तो आपको समझ जाना है कि यह आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। देखिए, आप ध्यान क्या देना है, निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस और निर्गम युक्ति आउटपुट डिवाइस। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस कौन है। ऑप्शन से प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर और स्कैनर। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर जो है वह इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर, ये तीनों का काम क्या है, तो यह कंप्यूटर से डाटा रिसीव करके उसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइस। अब स्कैनर को देखिए, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस क्यों होगा, तो इनपुट डिवाइस का क्या डिफिनेशन क्या होता है कि वैसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जिनका प्रयोग कंप्यूटर को डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कराने में होता है। जैसे कि क्या, तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया और यहाँ पे स्कैनर ही हो गया, या इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनका कार्य क्या, और इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट चलिए बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है। ऑप्शन है टू, फ्रॉम, सी और BCC। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम। बी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रॉम। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फ्रॉम होगा। तो आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं, ईमेल कंपोज करते हैं, तो किस प्रकार से आप भेजते हैं। जब कंपोज करते हैं तो आप कंपोज सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से आपको इंटरफेस खुल के आता है। तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आता होगा। सबसे पहले यहाँ पे फ्रॉम लिखा मिलता होगा, ठीक है। उसके बाद आपको टू लिखा मिलता होगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखा मिलता होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखा मिलता होगा, कंपोज। अब देखिए इसका वर्क क्या है। उसके अलावा दो चीज़ और होती है जो मैंने पहले इसको बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। आप फ्रॉम में क्या कर रहे हैं, तो फ्रॉम में आपको अपना ईमेल डालना है, आपका जो भी ईमेल है। उसके बाद टू में क्या डालना है, तो जिसको आपको भेजना है उसका ईमेल आपको डालना है। सब्जेक्ट में क्या डालना है कि जो भी आप ईमेल भेज रहे हैं वह किस सब्जेक्ट से संबंधित है या क्या उसमें उसका संबंधित मतलब हेडिंग आपको डाल देना है। और कंपोज ईमेल में आपका जो ईमेल है उसके लिख देना है। लेकिन अगर आपको कोई फोटो या फाइल अटैच करना है तो क्या है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ऐसे करके एक ऑप्शन रहता है, इसके थ्रू जो है आप फाइल या फोटो अटैच करके भेज सकते हो। और यहीं पे एक ऐसा ऑप्शन रहता है जहाँ से आप सेंड करके भेज सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ईमेल का जो है इंटरफेस खुलता है ईमेल भेजने के लिए जीमेल के थ्रू, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था कि प्रेषक का एड्रेस यानी कि भेजने वाला का एड्रेस कहाँ होता है, तो फ्रॉम में होता है ना। आप भेज रहे हैं ना, तो देखिए फ्रॉम में क्या डलता है, आपका ईमेल। तो कौन भेज रहा है, तो आपका ईमेल से पता लगेगा कि कौन भेजा है। तो आप भेजे तो आपका ईमेल से पता चलेगा। तो आपका ईमेल जब फ्रॉम में डलाएगा तो आपका एड्रेस भी फ्रॉम में आ जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न दोस्तों कि विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने में निम्न में से कौन सी लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है। हिंदी देख के घबराना नहीं है, मैंने पहले बताया था। सक्रिय विंडो मीन्स एक्टिव विंडो। इसको रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु कुंजी यानी कि शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है F4, F5, F6 या F10, ठीक है। अब यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F5 का उपयोग जो है एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए F4, F6 और F10 को भी समझ लीजिए, क्योंकि 2016 वाले झारखंड सचिवालय एग्जामिनेशन में ही F6 के बारे में भी, F6 का भी फंक्शन पूछा गया था। तो सबसे पहले F4 के बारे में हम शुरू करते हैं। तो F4 क्या है, तो F4 के माध्यम से जो है एड्रेस बार लिस्ट को डिस्प्ले किया जाता है। F5 तो आपने देख लिया कि एक्टिव विंडो को रिफ्रेश किया जाता है। F6 को आप समझिए, यह पूछा गया था। इसके माध्यम से क्या होता है कि किसी भी विंडो या डेस्कटॉप पर स्क्रीन एलिमेंट्स के थ्रू जो है साइकिल किया जाता है, ठीक है। तो उसका F6 का प्रयोग किया जाता है। और F10 समझ लीजिए, F10 के माध्यम से क्या होता है, तो F10 के माध्यम से क्या होता है, तो एक्टिव प्रोग्राम में मेनू बार एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। इसके माध्यम से उतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है कि ISP का अर्थ क्या है। इंटरनेशनल सब्सक्राइबर पार्टी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस पार्टी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो ISP का फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है कि इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, इनमें से वह क्या है, उसे क्या कहते हैं? FTP एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, IP एड्रेस या क्लाइंट एड्रेस? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IP एड्रेस। अब IP एड्रेस क्या है? तो IP एड्रेस के बारे में आप ज़्यादा न जानिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको गूगल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यह 4 संख्याओं का समूह होता है जो डॉट से सेपरेटेड होता है। डॉट डॉट करके यह 4 संख्याओं का जो अंक होता है यह सेपरेट होता है। अब किस प्रकार से अंक लिखा जाता है यह आपको गूगल पे मिल जाएगा इजीली, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इसका माध्यम क्या होता है। तो इसके माध्यम से जो है नेटवर्क और नोड का पता चलता है, उसका एड्रेस का पता चलता है। तो इतनी बातें आप ध्यान में रख सकते हैं IP एड्रेस से संबंधित। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध हैं? यह भी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हालांकि 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। 2015 और 2016 जो झारखंड सचिवालय संबंधित एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए थे 40, उनमें से 20 प्रश्नों को सेलेक्ट किया हुआ हूँ। ऑप्शन नंबर ए है वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच करता है, तो एकदम सही बात है। टेस्ट एरर यह देखता है, स्पेलिंग एरर्स देखता है, ग्रामेटिकल एरर्स देखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हेडर फुटर और पृष्ठ संख्या को जोड़ता है, यह भी कार्य करता है। हेडर फुटर के साथ साथ वाटरमार्क इत्यादि चीज़ें भी यह जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी है वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करता है, तो डॉक्यूमेंट को जो है पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित सिक्योर किया जाता है, यह भी ऑप्शन जो है सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो है विशेषताएं हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है दोस्तों कि निर्गम युक्ति के संदर्भ में LED का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? अब देखिए अभी अभी आपको मैंने बताया था कि निर्गम युक्ति मीन्स होता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पे LED का आपको फुल फॉर्म बेसिकली पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है लाइट एग्जॉटिक डायग्राम, लैम्प इमिटिंग डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड या लाइट एग्जॉटिक डिस्प्ले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइट इमिटिंग डायोड। अब देखिए इसको इंग्लिश में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो मैं लिख देता हूँ लाइट EMITTING, इमिटिंग DIOD, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख लें, इसका यह पूर्ण रूप है, इसका अर्थ यही है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है दोस्तों कि आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देगा या देता है? VMware, फोटोशॉप, SQL सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है VMware। अब देखिए VMware को समझिए। VMware का अर्थ क्या हो गया? VM मीन्स वर्चुअल मशीन। अब देखिए वर्चुअल मशीन प्रोग्राम या वर्चुअल मशीन वेयर क्या कर रहा है? तो यह जो वर्चुअल मशीन वेयर प्रोग्राम है यह अपने फिजिकल कंप्यूटर पर वर्चुअल कंप्यूटर चलाने की जो है अनुमति दे देता है। यह बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम को एफिशिएंसी बढ़ाता है, उसका एफिशिएंसी बढ़ाता है कंप्यूटर सिस्टम का। अगर एक तरह से कहे तो यह फिजिकल कंप्यूटर का अपना डिजिटल वर्जन होता है, इस प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है दोस्तों? तो संपूर्ण डाटा के दस्तावेज को एक ही बार में चयन करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है टैब प्लस डिलीट, ESC प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस ए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस से। जेड से तो अंडू होता है, बाकी दोनों के बारे में आप गूगल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि किसी भी पेज या एक्टिव विंडो पे सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए जो है कंट्रोल ए का उपयोग किया जाता है, इतना आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है दोस्तों कि एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रीतिकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट के उपयोग में लेते हैं? अब देखिए यहाँ पे आपको पुनः हिंदी शब्द को देख के घबराना नहीं है। फिर से एक बार हम प्रश्न पढ़ते हैं। एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रीतिकों, संप्रीतिकों मीन्स कैरेक्टर्स, एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने, एक पेज पर प्रिंट किए जाने हेतु कैरेक्टर की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट का उपयोग में लेते हैं? ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर से संबंधित बेसिक जानकारी आप गूगल करके लाइन से पढ़ लीजिए ताकि अब लेजर प्रिंटर आपको क्लियर हो जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 2015 में भी और 2016 में भी दोनों बार जो है प्रिंटर से संबंधित या प्रिंटर के टैब से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप एक बार समझ लीजिए कि प्रिंटर और प्रिंटर के टैब सब सरसरी निगाह से देख लीजिए। तो देखिए प्रिंटर तो आप सभी समझते होंगे कि प्रिंटर क्या है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम प्रिंटर को 2 भागों में बांटने की कोशिश करें, अगर इसको समझने की कोशिश करें इसके टैब्स, तो हम 2 तरह से समझते हैं। एक क्षमता के बेसिस पे समझेंगे और एक जो है इसका काम करने का जो तरीका होता है, यानी कि तरीका, काम करने का जो इसका तरीका है, ठीक है, प्रिंट करने का जो तरीका है उसके बेसिस पे समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्षमता के बेसिस पे समझे तो इसका हम 3 टाइप्स अभी फिलहाल देखने वाले हैं, ठीक है। पहला देखिए कैरेक्टर, थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा। पहला कैरेक्टर,
दूसरा हो जाएगा लाइन और तीसरा आपका क्या हो जाएगा पेज। अब देखिए जैसा कि नाम से ही मतलब क्लियर है कि कैरेक्टर प्रिंटर है, तो कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, लाइन प्रिंटर एक बार में पूरा एक लाइन प्रिंट करेगा और पेज प्रिंटर एक बार में पूरा पेज को प्रिंट करेगा। तो यह क्षमता के आधार पर प्रिंटर का जो 3 टाइप्स आपने देख लिया। अब हम इसको तरीका के बेसिस पे देखते हैं, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो अब जो है हम प्रिंटर का जो है कार्य करने का तरीका के बेसिस पे इसका फॉर्म देखने वाले, तरीका के बेसिस पे। अब तरीका के बेसिस पे भी इसको हम 2 तरह से बांट सकते हैं। पहला जो हम बांट सकते हैं वह इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। देखिए आप इसको समझ ही लीजिए क्योंकि बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने समझ चुका है क्षमता के आधार पर कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। अब हम देख रहे हैं कार्य करने का, इसका प्रिंट करने का जो तरीका उसके आधार पे। तो इसके आधार पे क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर को यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर को आप सीधा समझिए कि ये एक ही तरह का रंग का, मतलब एक ही तरह के रंग का जो है आउटपुट देता है, जो कि पेपर इंक रिबन पे आधारित होता है। और जो आपका डॉट मैट्रिक्स यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यह इसी के अंतर्गत होता है, जो कि धीमा है और एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंपॉर्टेंट आता है, तो इसको फिर से मिटा के मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके लिए इसको अलग से लिख रहा हूँ। अब देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप देखिए यह क्या होता है, तो यह काला प्लस रंगीन दोनों आउटपुट देता है, ठीक है। और इसका जो स्पीड भी है अच्छा खासा होता है, यह आवाज़ भी कम करता है। इतनी बातें आप ध्यान में रखें। अब जो आपका जो थर्मल होता है, थर्मल हो गया या इंजेक्ट हो गया, या फिर आपका जो ऑप्शन में यह लेजर है, ठीक है, लेजर प्रिंटर हो गया, यह तीनों जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। जिसमें से क्या होता है, काला प्लस रंगीन दोनों आउटपुट देता है, स्पीड इसका तेज होता है, आवाज़ यह कम करता है। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर को आप अगर समझने की कोशिश करें तो इसको आप समझिए। देखिए लेजर प्रिंटर क्या है, जो कि आपको मैंने कहा था गूगल करिएगा, लेकिन आपको अभी फिलहाल कुछ बेसिक चीज़ देख लीजिए लेजर प्रिंटर से संबंधित। तो लेजर प्रिंटर से संबंधित बेसिक चीज़ क्या है, यह उच्च गति का नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी आकार का कैरेक्टर या चित्र का प्रिंट जो है निकाल सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है, डबल इसमें जो है कार्टिज होता है, ठीक है। काला प्लस रंगीन दोनों होता है इसके माध्यम से, इसीलिए डबल जो है इसमें दो रंगीन तथा काला दोनों तरह का जो आउटपुट देता है। अब इसको आप प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करें तो किसी भी फोटोकॉपी दुकान पे जो आप प्रिंटर देखते हैं जनरली वह यही लेजर प्रिंटर होता है। और इसका क्या फ़ायदा है, तो इसमें प्रति कॉपी खर्च कम होता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यह मशीन महंगा होता है। चीज़ बढ़िया है, देखिए चीज़ बढ़िया है लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेकिन इसमें खर्चा बहुत है। इसको असली वाला जो है फोटोकॉपी दुकान वाला ही एफर्ट कर सकता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा प्रिंटर क्षमता के आधार पर कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, उसके बाद प्रिंट करने के तरीका के आधार पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है, तो एक ही तरह का एक ही रंग का आउटपुट देता है, जो कि रिबन पे आधारित होता है, पेपर इंक रिबन पर आधारित होता है। यह क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स इसी के अंतर्गत है। और यह क्या होता है, धीमा होता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स मतलब इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं धीमा होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और ज़्यादा यूजफुल है। इस क्या होता है, यह काला प्लस रंगीन दोनों आउटपुट देता है, स्पीड होता है, इसका आवाज़ कम होता है, ठीक है, डबल कार्टिज यूज होता है, मतलब इस प्रकार से यह इसमें जो है फास्ट होता है, ठीक है। इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको रेफरेंस की किताब बताता हूँ। आप लूसेंट का जो है कंप्यूटर का बुक पढ़ें या फिर परीक्षा मंथन का कंप्यूटर का बुक पढ़ें, वहाँ से आपको जो है ये चीज़ें क्लियर हो सकती है, या फिर गूगल भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है दोस्तों, 2 MB इक्वल टू आपसे पूछ रहा है। 2 MB बराबर इक्वल टू क्या होता है। ऑप्शन है 512 बाइट, 2000 बाइट, 2000 KB या 248 KB। देखिए अब इसको समझने के लिए आपको एक चार्ट समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। अब देखिए इस चार्ट का जो सिलसिला है कहाँ से शुरू होगा, तो बाइनरी डिजिट से, ठीक है। बाइनरी डिजिट क्या होता है आपका, कमेंट सेक्शन कमेंट कर बताइए, 0 और 1। अब इसके इक्वल टू क्या होता है, 1 बिट। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद 1 बिट हो गया। अब ऐसे ही 4 बिट अगर ले लिए हम, ऐसे ही अगर 4 बिट ले लिए तो इसके इक्वल टू हो जाएगा 1 निब्बल, ठीक है, 1 निब्बल। अब ऐसे ही अगर 2 निब्बल ले लिए हम, 2 निब्बल ले लिए तो क्या हो जाता है, 1 बाइट। और यहीं से आपका बाइट का कहानी चालू हो गया। देखिए यहाँ पे 1 बाइट जो है, 1 बाइट्स वह 2 निब्बल। अब देखिए जो 2 निब्बल है यह कितने बिट्स बन के बनेंगे, तो 8 बिट्स अगर मिलाएंगे हम तो 2 निब्बल बनेगा। तो 8 बिट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाइट। अब देखिए इसको हम फिर से देखते हैं। अब हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, 1 बाइट्स तक। 1 बाइट्स कितना बराबर हो रहा था, तो 8 बिट्स। 8 बिट्स बराबर या 2 निब्बल बराबर जो था, 2 निब्बल बराबर 1 बाइट्स हो रहा था। अब बाइट्स से हम कहानी शुरू करते हैं। अब ऐसे ऐसे ही अगर हम 1024 बाइट्स मिला दें
तो क्या बनेगा 1 KB, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको KB ऑप्शंस में, अब KB मीन्स क्या होता है, किलो बाइट्स, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। KB मतलब KB का पूर्ण रूप क्या होता है, किलो बाइट्स। अब देखिए ऐसे ऐसे अगर हम 1024 अगर KB मिला दें तो क्या बनेगा, 1 MB बनेगा। और MB का मतलब क्या होता है, मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट, इसको आप ध्यान में रख लीजिए, मेगाबाइट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा है, 2 MB इक्वल टू, अब देखिए जब 1 MB इक्वल टू यहाँ पे 1024 KB हो रहा है तो 2 MB इक्वल टू क्या होगा, तो 1024 KB को हम 2 MB से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2048 KB। यानी कि 1 MB में 1024 KB हो रहा है तो 2 MB में 2048 KB होगा। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कारमा को बढ़ाना चाहें तो आप कहाँ तक पहुँचे थे, 1024 किलो बाइट्स, यानी कि KB इक्वल टू 1 MB तक आप पहुंच गए थे, जो कि MB का अर्थ क्या हो रहा था, मेगाबाइट्स हो रहा था। अब देखिए इस कारमा को अगर हम और आगे बढ़ाएं तो ऐसे ऐसे अगर 1024 MB मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 GB। और GB का अर्थ क्या होता है, तो G से गीगा और B से बाइट, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। आप GB को भी अगर कारवा आगे बढ़ाएं, जो कि आपसे उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लीजिए अगर ऐसे ऐसे 1024 GB अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा, 1 TB हो जाएगा। और TB का अर्थ क्या होता है, तो टेराबाइट, ठीक है, टेराबाइट्स, इसको आप ध्यान में रखिए, टेराबाइट्स। देखिए कारवा और आगे तक बढ़ेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए इतना ही है, इतना आप नोट कर लीजिए। फिलहाल आपको यहाँ ध्यान में क्या रखना है, 2 MB इक्वल टू 2048 KB हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1024 KB इक्वल टू 1 MB होता था, तो 2 MB इक्वल टू 2048 KB हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट 12वां प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या है दोस्तों, कि गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है, ठीक है। अब देखिए यह प्रश्न 2016 में पूछा गया था या 2015 में पूछा गया होगा, ठीक है, लेकिन तब गूगल क्रोम से उतना अवगत नहीं लोग था, लेकिन आज भारत का हर युवा गूगल क्रोम को जानता है। तो आज के लिए यह काफ़ी कॉमन मतलब प्रश्न हो जाएगा, काफ़ी मतलब ईजी हो जाएगा। ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, वीडियो एडिटर या वेब ब्राउजर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर का एक वेब मतलब गूगल क्रोम जो एक वेब ब्राउजर है, ऐप है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम 13वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। और 13वां प्रश्न क्या है कि एक फाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है Ctrl+T, Ctrl+S, Ctrl+F और Ctrl+O, ठीक है, यहाँ पे R होगा, मिस टाइप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+O का उपयोग करके एक फाइल को हम कीबोर्ड के मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम से हम एक फाइल को खोलने का कार्य कर सकते हैं Ctrl+O प्रेस करके। बाकी यह तीनों से क्या खुलेगा या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास किताब है तो किताब का रेफरेंस लेके या गूगल करके, बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करते हुए नेक्स्ट 14वें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। खाली स्थान को संगणक का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन है रैम, माइक्रो प्रोसेसर, मॉनिटर और कीबोर्ड। तो दोस्तों इसका तो उत्तर यहाँ पे काफ़ी इजी आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CPU ऑप्शंस में नहीं है। तो इसका सही उत्तर आप माइक्रो प्रोसेसर दे सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को जो है संगणक का हृदय कहते हैं, यानी कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। आपने कभी सोचा कि संगणक कंप्यूटर का हिंदी में क्यों कहते हैं? देखिए कंप्यूटर का शुरुआती दौर से आप देखिएगा, ठीक है, तो यह तो एक गणना यंत्र था, ठीक है। और यहाँ पे अगर चार्ल्स बेबेज तक आप देखिएगा तो सब मैथमेटिशियन था और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए जो है इनका उपयोग किया जा रहा था। तो जो गणना करता है, तो गणना करता है, ध्यान रखिए, जो गणना करता है संगणक, तो इसका नाम कंप्यूटर का संगणक हिंदी में इसीलिए है। हिंदी नाम जो है बहुत संगीन तरीके से, अच्छे तरीके से सोच के रखा जाता है, ठीक है। जैसे जलोढ़ मिट्टी होता है ना, तो जल द्वारा उड़ाया गया मिट्टी, ठीक है, उसी प्रकार से संगणक, गणना करने का कार्य करने वाला यंत्र संगणक, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, संगणक का हृदय यानी कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन आपका एक और क्वेश्चन आएगा, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए दोस्तों, CPU और माइक्रो प्रोसेसर, इसमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, यह आपको कमेंट सेक्शन में विस्तृत तौर पे कमेंट करना। और यह जानकारी आप कहाँ से ले सकते हैं, तो गूगल से या रेफरेंस की किताबों से। फिलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसका उत्तर माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का चिप है जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है, और जनरली आप जो इसे इंटेल कंपनी का देखते होंगे। फिलहाल ये दो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थे, ये आप ले लीजिए, बाकी आप गूगल करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है दोस्तों। देखिए गूगल करिए का मतलब मेरा यह होता है कि कंप्यूटर साक्षरता बहुत जरूरी है दोस्तों। कंप्यूटर का नॉलेज देखिए, आज जो भी विकास हुए हैं, जैसे कि करप्शन कम हुआ है या भी जो भी गुंडाई कम हुआ है, इसका कारण प्रशासन का तेजी नहीं है या फिर लोग जो साक्षर हो रहे हैं उसका तो हाथ है ही है।
सरकारें का हाथ होगी, लेकिन सबसे बड़ा हाथ है कंप्यूटर साक्षरता का, इंटरनेट का। हर आदमी के हाथ में इंटरनेट है। अभी जानकारी आर से पार कब हो जाएगा इसका कोई चांस नहीं है, कोई बात नहीं है। तो चीज़ें जो है पकड़ में लानी आसान हो गई है। देखिए, अगर आपका साक्षरता है, अगर आप में कंप्यूटर साक्षरता है, तो आप एकदम अलग हो गए। जैसे आप देखिए, झारखंड को कौन जानता है, लेकिन आप देखिए झारखंड का जामताड़ा पूरा भारतीय पटल पे अपना नाम बिखेरे हुए है। जामताड़ा के लोगों ने अपनी कंप्यूटर साक्षरता के बेसिस पे कितना पूरा भारतवर्ष के लोगों को नाक में दम मचाया हुआ है। तो पढ़िए, जो पढ़ेगा वह ठगेगा, जो नहीं पढ़ेगा वह ठगा जाएगा। तो आपको पढ़ना इसलिए नहीं कि आपको भी ठगना है, पढ़ना आपको इसलिए ताकि आपको कोई नहीं ठग सके, ठीक है। देखिए, शिक्षा, अंबेडकर ने क्या किया था, शिक्षा मतलब शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो आपको शिक्षित अगर आप रहिएगा तो आप ठगाने से बचिएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अपना आप एक पहचान बना सकते हैं, लोगों से एकदम अलग जा सकते हैं। और इसी समय में देखिए, हालांकि मैंने जामताड़ा का एग्जाम्पल दिया, वो तो गलत एग्जाम्पल है। एक बार मेरा भी 40,000 फ्रॉड हो गया था, लेकिन देखिए उसके लिए हमने सॉल्यूशन ढूंढा। विकास मंडल सर 2018 बैच के एसआई जो हमारे एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के साथ जुड़े हुए भी हैं, वह सैकड़ों स्टूडेंट को जो है फ्री में जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं जामताड़ा में ही, ठीक है, ताकि लोग सही राह पे आ सके। तो शिक्षा का प्रयोग जो आप समाज को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा जितना आपके लिए ज़रूरी है, उतना मतलब समाज के लिए जितना जरूरी, उतना आपके लिए भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप अकेले पढ़ जाएंगे, जैसे आपने इस वीडियो को नहीं शेयर किया, देखिए समाज में आपको कई बार सड़कों पे लोग मिलते मतलब बोलते मिलेंगे कि क्या जाहिल आदमी। अरे यार, वो जाहिल नहीं है, जाहिल उसको तुमने बनाया है। तुमने इस वीडियो को अगर आज उसे शेयर किया होता तो वह भी जानकार होता। कल को तुम अकेले पढ़ लिख जाओगे और कहीं बैठ के इक्रियोटिक और प्रोकैरियोटिक करोगे, तो अगला को क्या पता चलेगा कि तुम बायोलॉजी और सेल की बात करोगे। अगला तो यही सोचेगा कि हमको करियोठा करियठी बोल रहा है, मार खाओगे अलग। तो अपने आसपास को लोगों के शिक्षित करना बहुत जरूरी है। लोग अच्छा कंटेंट देखते हैं, सिर्फ अकेले कंज्यूम करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, चीज़ों को शेयर करना है, ठीक है। और शिक्षा का प्रयोग सही कामों में करना है। 15वां प्रश्न देखते हैं इसी बात पे। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग खाली स्थान के लिए करते हैं, पत्र टाइप करने में, वेब को ब्राउज करने में, ईमेल भेजने में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल भेजने में, ठीक है। नेक्स्ट अब 16वां प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है कि कंप्यूटर से संबंधित कौन सा उपकरण वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद करता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सक्षम बनाता है। कीबोर्ड, मॉनिटर, वेबकैम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेबकैम, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में होते जा रहा है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि फोटोशॉप कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार का उदाहरण है। मतलब फोटोशॉप कौन से सॉफ्टवेयर का एक प्रकार का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। फोटो एडिटर का, इंटरनेट ब्राउजर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटो एडिटर का एक प्रकार है फोटोशॉप, ठीक है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। जे हैज, जे डबल प्लस, जे प्लस प्लस, सी डबल प्लस, सी प्लस प्लस, ठीक है। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन सी प्लस प्लस होता है। 6-7 में ही आपको स्कूलिंग में पढ़ाया गया होगा सी प्लस, सी डबल प्लस, सी प्लस प्लस, ऐसे करके आपको पढ़ाया गया होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए यह सही उत्तर हो जाएगा सी प्लस जो है यह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ठीक है। सी प्लस प्लस, इसका आपको ध्यान में रखना ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अब देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल है। इस प्रकार के प्रश्न आपको इस बार देखने को काफ़ी मिल सकते हैं। 2 प्रश्न जो 2015 में पूछे गए थे वह आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यह दोनों प्रश्न थे, 19वां और 20वां। 19वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल है। ट्रिप एडवाइजर, मेक माई ट्रिप, जोमेटो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेक माई ट्रिप, ठीक है। और नेक्स्ट हम 20वां प्रश्न आप देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इनमें से कौन ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है, ठीक है, नहीं है। अमेजन, स्नैपडील, ईबे, या मोजिला फायरफॉक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। यहाँ पे अमेजन भी है, स्नैपडील भी, ईबे, अभी ऑप्शन आएगा तो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा 11 ये सब भी दे सकता है। अब देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो आपको 20 प्रश्न दिखाए गए, यह झारखंड सचिवालय समिति जो 2015 में सहायक के लिए जो एग्जामिनेशन हुआ था, प्री हुआ था 2015-16 में, 16 वाला कैंसिल हो गया था। तो इससे संबंधित जो 40 प्रश्न थे उसमें से 20 सेलेक्ट किए गए। अब जो 20 सेलेक्ट नहीं किए गए वह ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वह उसका रिलेवेंसी कम लगा, या कुछ प्रश्नों का अब जो है रिलेवेंस उतना रह नहीं गया, इसलिए हमने उसे सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट के प्रैक्टिस सेट वीडियो में उसे लाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने 2015 और 2016 के प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर देख लिया। नेक्स्ट में 2012 और कुछ अपने से प्रश्न ऐड करके 20 प्रश्न बनाए जाएंगे, और उसके बाद जो है स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा धीरे बढ़ाया जाएगा। और अभी जो वर्तमान में आप किस प्रकार से पूछा जा सकता है, यह इस प्रकार से प्रश्न भी आपके समझ लाया जाएगा। फिलहाल में देखते हैं आज का प्रश्न, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे कि निम्नलिखित में से कौन WAN का सही विस्तार है। वाइड एरिया नेटवर्क, वायर्ड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसमें एक सही उत्तर दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको हमारे साथ साझा करना है। इससे पहले जो भी चीज़ें मैंने पूछी वह चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके साझा करना है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए 2012, 15 और 16 का, तो आप जो है टेलीग्राम पे सर्च करिए SB_सुभाष बर्मन, मुझे मैसेज करिए और बोलिए सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है मुझे PDF भेज दीजिए, वहाँ पे भेज दिया जाएगा। और टेलीग्राम पे जो आप स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से या S4G खोटा के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे विभिन्न PDF भेजे जाते हैं। साथ ही साथ आप स्टडी फॉर गोल्स का जो है ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 से संबंधित प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो खोटा नागपुरी जैसे पेपर 2 जैसे सब्जेक्ट का, तो उसका भी तैयारी कराया जा रहा है। आप ऐप डाउनलोड करके खुद गो थ्रू होइए। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं नंबर लिख देता हूँ 8986772733, या ऑफिस का नंबर है, ये लोग आपको सारी जानकारी दे देंगे। बाद बाकी आपको जो भी परेशानियाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय हिंद।